नमस्कार, मैं पंकजा गोपीनाथ मुंडे। जैसे मैंने आपको वचन दिया था कि इस साल मैं आपसे मिलने आऊँगी ऐसे विषयों को लेकर जो आप सुनना चाहते हैं और मैं कहना चाहती हूँ। आज एक ऐसा विषय है जो बिल्कुल नया नहीं। आज ऐसे विषय पे हम बात कर रहे हैं जिस पे बहुत सारे विचारवंतों ने अपने विचार रखे, बहुत सारे नेताओं ने उस पर भाषण दी, बहुत सारे सोशल मीडिया पर अलग अलग विषयों पर इस पे चर्चा भी हुई है। ये विषय है जेंडर बायस, मतलब स्त्री और पुरुष की असमानता। समाज में इसके वजह क्या है, इसकी वजह से होने वाले परिणाम क्या है और इसको कैसे सुधारा जाए, इस पर बहुत बातें हुई हैं। मैं उसको इस ढंग में नहीं पेश करना चाहती, मैं इसको अपने अनुभवों से जोड़ना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे या आप जानना चाहेंगे कि मेरा अनुभव क्या था, तो मेरा अनुभव खुद का बहुत अच्छा था। जब मैं पैदा हुई मैं उस बात को याद तो नहीं कर सकती, पर क्योंकि पहली बेटी थी तो लक्ष्मी आई हैं, बहुत लाड, बहुत प्यार, बहुत स्वागत ज़रूर हुआ होगा। पर जब मेरी दूसरी बहन पैदा हुई तब थोड़ा सा लोगों को अपेक्षा थी कि मुंडे साहब को पहली बेटी हुई है और दूसरा बेटा होना चाहिए। ये अपेक्षा और बढ़ी जब तीसरी बच्ची पैदा हुई, और तीसरी बच्ची जब पैदा हुई, हमारी सबसे छोटी बहन यशस्वी जब पैदा हुई, तब मैं 11 साल की थी। मुझे याद है आज भी कि मैं ट्यूशन पढ़ रही थी और मेरी नानी आकर कहती है, बेटा मम्मी को बेबी हो गया है। मैं जो भागी, ना दाएं देखा ना बाएं, चप्पल तक नहीं पहनी, भाग कर दवाखाने पहुंची और देखा ट्रे में छोटी सी गोरी सी प्यारी सी बच्ची है। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मैं बहुत खुश हो रही थी उसको देखने के लिए, मैं तरस रही थी और उस बच्ची को मैं देख रही थी। मेरी नज़र जैसे ही वो बच्ची से, मेरी बहन से हटी, मैंने इर्द गिर्द देखा सबके चेहरे, और मुझे लगा जो आनंद मेरे चेहरे पर है, जो उत्साह मेरे अंदर है, ये यहाँ क्यों नज़र नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी बहुत खुश नज़र आ रही थी, बहुत थकी हुई नज़र आ रही थी, पर ये लोगों के चेहरे पर बहुत मायूसी थी। सारे नर्स से लेकर डॉक्टर से लेकर सब लोग दुखी से नज़र आ रहे थे। मुझे पता नहीं चला उस दुख का कारण क्या है। जैसे मैं बाहर गई, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मुंडे साहब को तीसरी बच्ची हो गई है, इसलिए वो सब बधाई देने आए होंगे, ऐसे मैंने सोचा। भीड़ का भी चेहरा मायूस नजर आ रहा था। मैं देख रही थी ये लोग ऐसा चेहरा क्यों बनाए हुए हैं। फिर उनमें से किसी ने बोला, अरे अरे, मुंडे साहब को तो वारिस नहीं मिला, अब मुंडे साहब के परिवार के साथ बुरा हुआ। 11 साल की मुझको ये लगता था कि किसी के घर में बच्चा पैदा होना ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। फिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं वैसे ही दौड़ के अपने घर गई, नानी को जाकर बोला, नानी बच्चा बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारी है। नानी ने बोला, हाँ बेटा बहुत प्यारी है, पर लोग बहुत नाराज़ हो गए। मैंने बोला, ऐसा क्यों। नानी ने कहा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर गोपीनाथ को बेटा होना चाहिए, ऐसे सबकी इच्छा है। मैंने कहा, आप खुद एक औरत होकर ऐसा कहती हो। नानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझे बोला, इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें करती हो। पर वो छोटी उम्र में ऐसी बातें करने की मेरी उम्र ना होते हुए भी मुझे ये सोचने पर मजबूर किया लोगों के रिएक्शन ने। आपको ये मुझे बताना ज़रूरी लगता है कि मेरी बहन का उदाहरण और अनुभव जितना मेरे मन को उस उम्र में छू गया, उतना ही एक अनुभव मेरे मन पे घर कर गया जब मेरे पिताजी गुजरे। जब मेरे पिताजी गुजरे थे तब हम बड़े सोग में, बड़े टेंशन में, बड़े शौक में थे। आपस में इर्द गिर्द जो खड़े लोग थे वो चर्चा कर रहे थे, अब क्या होगा। मैं सोच रही थी इतना बुरा हो गया और अब क्या होगा। वो चर्चा कर रहे थे, अब मुंडे साहब का अंतिम संस्कार कौन करेगा। इस प्रश्न ने मेरे अंदर जैसे कोई आग लगा दी। मैंने बोला, कौन करेगा मतलब, मैं करूँगी। तुम करोगी, बेटी होकर अंतिम संस्कार करोगी। इस प्रश्न ने मेरे मन में घर कर दिया। हालांकि हमारे माँ बाप ने कभी हमें ये नहीं दिखाया कि हम बेटियां हैं, हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, कभी नहीं। मुझे तो याद है कि मेरे पिताजी जब मेरे लिए कुछ चीज़ें लाते थे, वो ज़रूर मेरे लिए चेस बोर्ड, शतरंज लाते थे। वो मेरे लिए, मैं टेबल टेनिस खेलती थी तो टेबल टेनिस का सेट लाते थे। जो भी मैं पढ़ना चाहती थी तो मेरे लिए अलग अलग बुक लाते थे, अलग अलग गेम लाते थे। वो नहीं कि गुड़िया ही लाए, तुम गुड़िया से ही खेलो। अब आप कहेंगे गुड़िया लाने में क्या प्रॉब्लम है, लड़कियां गुड़िया से खेलने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे भी गुड़िया से खेलना अच्छा लगता था। मेरी बहन और मैं दोनों बहुत अच्छा गुड़िया से खेलते थे। हम दोनों घर घर भी बहुत अच्छे से खेलते थे।
पर हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो उनके खेलों से लेकर, उनके कपड़ों के रंगों से लेकर, उनके हाव भाव, उनके आहार विहार संस्कार, हर चीज़ को हम जेंडर में बांटते हैं। तो क्यों ना हो समाज जेंडर बायस। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि मैंने आहार क्यों कहा। हाँ, ऐसे बहुत करोड़ों उदाहरण दे सकते हैं जहां आहार में भी जेंडर बायस है। लड़कियों को क्या खाना चाहिए, औरतों को क्या खाना चाहिए, मर्दों का आहार कैसा हो, घर में मर्द खाने पे नहीं हो तो सूखी रोटी बासी रोटी औरतें खा के काम चला लेती है। एक ही घर में एक ही उम्र के अगर बेटा और बेटी हो तो बेटी को वो आहार नहीं मिलता जो बेटे को मिलता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि बेटा घर का वारिस है, वो घर का नाम बड़ा करने वाला है और इसलिए उसको अच्छा आहार दिया जाता है। वो मेहनत करता है ऐसे बताने वाले माँ बाप को बेटी कुएं से पानी लाते हुई नहीं देखती, बेटी गौओं को चारा डालती हुई नहीं देखती, बेटी पूरे चूल्हे में डालने के लिए लकड़ियाँ उठाती हुई नहीं देखती। ऐसे माँओं को अपनी बेटी अपने साथ पानी लाने से लेकर कपड़े धोने से लेकर हर काम में जो मदद करती है वो नहीं दिखती है। बस उनको यही दिखता है कि मेहनत का काम तो बेटा कर रहा है। गांव का ये दृश्य है तो शहरों का भी दृश्य कुछ अलग नहीं है। एक घर में एक बेटा और एक बेटी हो तो बेटी को अगर क्लास लगानी है तो पैसा नहीं होता, बेटी को स्पोर्ट्स एक्टिविटी लेनी है तो पैसा नहीं होता, बेटी को हायर एजुकेशन करना है तो पैसे की उपलब्धि नहीं होती, बेटी को अगर बाहर देश पढ़ने जाना है ओ बाबा तब तो पैसा देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बेटी पे इन्वेस्ट क्यों करें, बेटी तो पराया धन है। भले ही हम बोले कि हम बेटियों को एक जैसा सम्मान दे रहे हैं, एक जैसा हम बेटियों को अवसर दे रहे हैं, पर ये आज भी हमारे समाज में चित्र दिखता है। क्या हम उसी भारत में रहते हैं जिसने गार्गी और मैत्रेयी को देखा है, जिन्होंने हमारे वेदों को रचने में सहायता की है? क्या हम उसी भारत में रहते हैं जिसने माता पार्वती को शक्ति के रूप में पूजा है? क्या हम उसी भारत में रहते हैं जहाँ ज्ञान के लिए सरस्वती देवी को पूजा जाता है? क्या उसी भारत में रहते हैं जहाँ धन लक्ष्मी को स्वीकार करने के लिए हम आतुर होते हैं, उसकी पूजा करने के लिए आतुर होते हैं, उसे भी देवी के रूप में हम देखते हैं? जब हमारे पुराणों ने सारी शक्तियां देवियों को दी थी, उसके बाद इतिहास के महाकाव्यों के बारे में अगर सोचे तो वो महिलाओं के सम्मान के इर्द गिर्द रचे गए हैं। सीता ने जन्म लिया भूमि से, जानकी कहलाई, प्रभु राम जी से विवाह करके अयोध्या में आई, वनवास तक हंसते हंसते झेल लिया, अपहरण भी सह लिया, अग्नि परीक्षा भी सह ली, अपने पति का शब्द पूरा करने के लिए भूमि में भी समाहित हो गई। हम उसी भारत की बात कर रहे हैं, उसी भारत की बात कर रहे हैं जहाँ एक स्त्री के अपमान को अधर्म मानकर धर्म की संस्थापना करने के लिए महायुद्ध हुआ। द्रौपदी ने एक छोटे सा कपड़ा भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधा था, वो कर्ज भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रहरण में द्रौपदी को संरक्षण देने से चुकाया। पौराणिक अनुभवों से आगे आते हैं तो सोचते हैं क्या जिजा माता नहीं होती तो छत्रपति शिवराय स्वराज्य का सपना देखते? पुण्यश्लोक अहिल्या देवी ना होती तो क्या एक उत्तम राज्यकर्ता, उत्तम शासनकर्ता, एक महादेव की भक्त समाज के सामने आ पाती? एक ऐसा समाज जिसमें वेदों की रचना में तो गार्गी और मैत्रेयी का सहभाग है, पर कुछ सालों बाद, शतकों बाद लड़कियां शिक्षण नहीं ले सकती, महिलाएं शिक्षण नहीं ले सकती, ये भी विचार पनपने लगा था। उसको तोड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले आई। इसलिए आज हम लोग एक सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस दुनिया में चल रहे हैं। जो अवसर वेदों को बनाते हुए औरतों को मिला, स्त्रियों को मिला, वो अवसर शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को लड़के छीन कर लेना पड़ा। इतना नहीं, अमेरिका जैसे प्रगत देश में वोटिंग का अधिकार भी स्त्रियों को लड़ झगड़ कर लेना पड़ा। पर देखिए कहाँ से शुरू हुआ वो देश और आज उस देश की प्रगति कहाँ हुई। वैसे ही हमारे देश की प्रगति हो, अगर स्त्री और पुरुष को समान अवसर मिले तो इस देश की प्रगति होती है, क्योंकि स्त्री अपने कर्तव्यों के साथ कार्य भी अच्छे से कर लेती है, पर पुरुषों को कर्तव्य और कार्य में जूझना पड़ता है। अवसर हर जगह पर स्त्री को लड़ कर लेना पड़ता है। मैंने जैसे कहा, आहार के लिए लड़ना पड़ता है, प्राथमिक शिक्षा के लिए लड़ना पड़ता है, उच्च शिक्षा के लिए लड़ना पड़ता है, विवाह के संभाव्य चॉइसेस के लिए लड़ना पड़ता है,
अपने जीवन में प्रमोशन के लिए लड़ना पड़ता है, अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ता है। हर अवसर स्त्री को लड़कर लेना पड़ता है। ये आज के समाज की स्थिति है। हम बहुत प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर गिने चुने कुछ नाम आएंगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छे ओहदों पर काम कर रहे हैं। बहुत कम नाम आएंगे जो बहुत बड़े राज्यों का नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत कम नाम आएंगे जो लीगल सेक्टर में चीफ जस्टिस तक या हाई कोर्ट जस्टिस तक गए हैं। मैं तो सोच रही हूँ महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में आज तक कोई चीफ सेक्रेटरी महिला बनी नहीं है। तो जब अवसर देने की बात आती है तो महिलाओं को लड़कर ही लेना पड़ता है। आप देखिए ना, फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, मूवीज चलती है तो हीरो के दम पर हीरोइन को अलग तरीके से देखा जाता है। हीरो को जो मानधन मिलता है, जो पैसा मिलता है, उतना पैसा हीरोइन को नहीं मिलता है। बहुत सारी कंपनियों में जब नौकरी पे रखने की बात आती है तो एक लड़की को नौकरी पे रखने के लिए सोचा जाता है। हम घर पे भी किसी को काम पे रखने के लिए सोचते हैं, क्या इसका विवाह हो चुका है, क्या इसका बच्चा हो चुका है, फिर ये तो बच्चा होगा, विवाह होगा, ये लड़की फिर काम नहीं कर पाएगी। तो ये बात सिर्फ छोटे लेवल से नहीं, सीईओ लेवल तक लड़कियों को सहनी पड़ती है। तो अवसर मिला तो महिलाएं चमत्कार कर देती है, घर भी संभालती है, अपना कर्तव्य भी पूरा करती है, अपनी काम की जगह पर भी बहुत सारा प्यार पाती है, बहुत सारा विश्वास पाती है। बड़े बड़े देश मैंने देखे, अमेरिका जैसा राष्ट्र देखा जहाँ वहाँ की राष्ट्रपति स्त्री नहीं बन पाई, पर मेरे देश की राष्ट्रपति स्त्री बन पाई है। इस देश ने प्रधानमंत्री स्त्री देखी है, राष्ट्रपति स्त्री देखी है, लोकसभा की स्पीकर स्त्री देखी है, अनेक राज्यों में स्त्रियों ने नेतृत्व किया है। पर इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हमने औरतों को मतों के प्रवाह में, राजनीति में सम्मान देकर, उनको अवसर देकर उसका मुद्दा बनाया ज़रूर है, पर क्या बिना मुद्दे के कोई अवसर औरत को मिल सकता है? वो औरत है, वो स्त्री है, इसलिए अवसर वो नहीं चाहती। वो कर सकती है, वो करके दिखा चुकी है, इसलिए वो अवसर चाहती है। क्या हमारे, मैं तो देश में नहीं कहूँगी, दुनिया में औरतों को अवसर सर उठाकर मिलेगा? क्या ये जेंडर बायस कभी हटेगा? हम स्त्री है इसलिए दान की भावना से अवसर नहीं चाहिए। हमने जो लिया है वो ज्ञान की भावना से, हमें जो मिलना चाहिए उस सम्मान की भावना से हमें अवसर चाहिए। महिलाओं के ऊपर हमारी नेता, मेरे आदर्श सुषमा स्वराज जी का एक प्रसंग मुझे याद आया। हम लोग एक बार एक कार्यक्रम में जा रहे थे, तब वो भाषण, उनके पहले मुझे भाषण करना था। मैंने कहा, फूल नहीं चिंगारी है ये भारत की नारी है। सुषमा जी ने मेरा भाषण सुना, मेरी बहुत सराहना की। जब हम गाड़ी में बैठे थे उन्होंने कहा, पंकजा, फूल नहीं चिंगारी है ये भारत की नारी है कभी मत कहना, कहना फूल भी है चिंगारी भी है ये भारत की नारी है। क्योंकि भारत की नारी ये फूल के साथ साथ चिंगारी भी बन सकती है। तो इसीलिए इस भारत की नारी में जो फूलों सी कोमलता और चिंगारी सा तेज है, उसको ताकत देने के लिए ये जेंडर बायस हटना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो देखते हैं स्त्रियों के अवसर के बारे में जेंडर बायस ऐसे ही कायम रहता है कि नहीं। उसका हिस्सा मैं भी हूँ और आप भी हो, इसको हम ज़रूर देखेंगे और इन मुद्दों को और डिटेल में ज़रूर भविष्य में बात करेंगे। आपकी इच्छा और आपके सुझाव से ही ये मुद्दा लिया था। आपको कैसा लगेगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही अलग अलग मुद्दों के बारे में मुझे सुझाव देते रहिए। मैं उन्हीं मुद्दों पर बात करूंगी जो आप सुनना चाहते हैं और मैं कहना चाहती हूँ।